नमस्ते। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लगे आप तो बदल रहे हैं लेकिन आपके आसपास की दुनिया वो बिल्कुल वैसी की वैसी है? W.B. ईट्स अपनी बहुत ही मशहूर कविता द वाइल्ड स्वॉन्स एट कूल में इसी एहसास को, इसी फीलिंग को बहुत खूबसूरती से पकड़ते हैं। तो चलिए इस कविता को लाइन बाय लाइन समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें समय, दुख और कुदरत के बारे में क्या सिखाती है। कविता की शुरुआत होती है इन लाइनों से जो पतझड़ की एक बहुत ही शांत तस्वीर बनाते हैं। जरा सोचिए, पेड़ अपनी आखिरी खूबसूरती में है, जंगल के रास्ते सूखे पड़े हैं और अक्टूबर की शाम है। पानी इतना ठहरा हुआ है, इतना शांत है कि उसमें आसमान का अग्स एक शीशे की तरह दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ, यहाँ तक कि वक्त भी थम गया हो। अब इस शांत तस्वीर के पीछे जो गहरा मतलब छिपा है, उसे समझने के लिए हमें दो चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं। एक तो ये कि कवि कौन थे और दूसरा ये जगह कौन सी है। विलियम बटलर येट्स, जिन्हें हम W.B. येट्स के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि उन्हें आयरलैंड की साहित्यिक आत्मा कहा जाता था। उन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो अपनी कविताओं में वहाँ की लोक कथाओं, रहस्यवाद और अपने निजी तजुर्बों को बड़ी खूबसूरती से मिला देते थे। और यही जादू हमें द वाइल्ड स्वान्स एट कूल में भी देखने को मिलेगा। ये कविता कूल पार्क नाम की जगह पर सेट है और मौसम है पतझड़ का। अब देखिए, पतझड़ एक ऐसा समय है जो सुंदर तो बहुत होता है, लेकिन साथ ही ये पतन और बदलाव का भी एक सिंबल है, एक प्रतीक है। और यही सेटिंग असल में कवि के मन की हालत को दिखाती है कि वो भी अपनी जिंदगी में बदलाव और वक्त के गुजरने के एक दौर से गुजर रहे हैं। तो चलिए पहले स्टैंजा पर वापस चलते हैं और जरा गौर से देखते हैं कि येट्स ने शब्दों से ये इतना शांत और खूबसूरत माहौल आखिर बनाया कैसे है। ऑटम ब्यूटी, स्टिल स्काई, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरा एहसास है। इनसे एक ऐसी तस्वीर बनती है जहां हर चीज रुकी हुई है, ठहरी हुई है। पानी इतना स्थिर है कि वो आसमान का आईना बन गया है। इस एक पल में ऐसा लगता है जैसे समय का पहिया भी रुक सा गया है। और फिर इस पूरी शांति के बीच कवि हमें एक बहुत ही सटीक संख्या बताते हैं, 9 and 50 स्वॉन्स, यानी 59। सोचिए, उन्होंने लगभग 50 या बहुत सारे हंस क्यों नहीं कहा? उन्होंने ये अजीब सा नंबर 59 ही क्यों चुना? क्योंकि ये छोटी सी डिटेल हमें दिखाती है कि वो कितने ध्यान से, कितनी गहराई से हर चीज को देख रहे हैं। ये गिनती उनके लिए बहुत मायने रखती है। अब दूसरे और तीसरे स्टैंजाज में कवि इस ठहराव को तोड़ते हैं। वो आज की तुलना अपने अतीत से करते हैं और हमें वक्त के गुजरने का एहसास कराते हैं। द 19th ऑटम, यानी 19वीं पतझड़। ये लाइन बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता चलता है कि कवि को इस जगह पर आते हुए पूरे 19 ईयर्स हो गए हैं। ये एक बहुत लंबे वक्त का एहसास कराता है। और उन्हें याद आता है कि जब उन्होंने पहली बार इन हंसों को गिनने की कोशिश की थी, तो वो सबके सब अचानक शोर मचाते हुए आसमान में उड़ गए थे। ग्लैमरस विंग्स, यानी शोर मचाते हुए पंख। याद है पहले स्टैंजा की वो खामोशी? ये सीन उसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ वो शांति टूट जाती है और हमें उन हंसों की जबरदस्त ऊर्जा और शक्ति का एहसास होता है। इस स्टैंजा में कवि अब सीधे सीधे अपने मन की बात कह देते हैं। वो कहते हैं कि इन ब्रिलियंट क्रीचर्स, यानी इन शानदार जीवों को देखकर अब मेरा दिल दुखी है, माई हार्ट इज सोर। वो कहते हैं कि उस समय से लेकर आज तक सब कुछ बदल गया है। वो समय जब मैंने पहली बार यहाँ उनके पंखों की आवाज़ सुनी थी और मैं लाइटर ट्रेड, यानी हल्के कदमों से चला करता था। तो आप देख रहे हैं, यहाँ एक सीधा सा फर्क है। पहले अतीत में जब वो जवान थे, शायद ज्यादा खुश थे, तो उनके कदम हल्के थे, लाइटर ट्रेड। लेकिन आज आज उनका दिल भारी है, दुखी है। वक्त ने उन्हें सिर्फ बूढ़ा नहीं किया है, बल्कि उनके अंदर के एहसास को भी पूरी तरह से बदल दिया है। और अब हम कविता के सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं, जहां कवि अपनी बढ़ती उम्र की तुलना इन हंसों से करते हैं, जो हमेशा जवान रहते हैं, जिन पर वक्त का कोई असर नहीं होता। कवि के दुख के बिल्कुल उलट ये हंस आज भी अनवियरीड हैं, यानी उनमें कोई थकान नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है। वो आज भी जोड़ों में तैरते हैं, हवा में उड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड। उनके दिल बूढ़े नहीं हुए हैं, उनमें आज भी वही जोश है, वही पैशन है। तो यही इस कविता का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है कवि का दुखी दिल जो वक्त के साथ थक गया है, बदल गया है, और दूसरी तरफ हैं ये हंस जिनके दिल कभी बूढ़े नहीं होते। ये इंसान की नश्वरता और प्रकृति के उस शाश्वत जोश के बीच का एक बहुत ही गहरा फर्क है। अब आखिरी स्टैंजा में कवि के विचार आज से हटकर एक अनजाने भविष्य की तरफ चले जाते हैं। उनके मन में एक डर है।
वो कहते हैं कि अभी तो ये हंस शांत पानी पर तैर रहे हैं, मिस्टीरियस, ब्यूटीफुल, रहस्यमयी और सुंदर। लेकिन वो सोचते हैं कि आगे क्या होगा, ये कहाँ अपना घर बनाएंगे, किस झील के किनारे लोगों की आंखों को सुकून देंगे जब एक दिन मैं सुबह जागूंगा और मुझे पता चलेगा कि वो यहाँ से उड़कर जा चुके हैं। ये सवाल असल में कवि की चिंता को दिखाते हैं, हर चीज़ के खो जाने का डर और आखिर में अपनी ही मौत का एहसास। मिस्टीरियस, ब्यूटीफुल, ये दो शब्द इन हंसों का सार हैं। ये सिर्फ पक्षी नहीं हैं, ये एक ऐसे आदर्श का, एक ऐसे आइडियल का प्रतीक हैं जो कवि की बदलती हुई जिंदगी से बिल्कुल अलग है। ये उस हमेशा रहने वाली रहस्यमयी सुंदरता की निशानी है जिस पर समय का कोई भी असर नहीं होता। चलिए अब आखिर में इस कविता के जो मुख्य विषय हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है उसे एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। कविता की बनावट को समझने के लिए एक चीज होती है जिसे राइम स्कीम कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कविता की लाइनों के आखिरी शब्द एक खास धुन में खत्म होते हैं। राइम स्कीम बस ये देखने का एक तरीका है कि कौन सी लाइनों के आखिरी शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या राइम करते हैं। जैसे अगर हम पहले स्टांजा को देखें तो दूसरी लाइन ड्राई पे खत्म होती है और चौथी लाइन स्काई पर। ड्राई, स्काई, ये आपस में राइम कर रहे हैं ना। इसी तरह येट्स ने पूरी कविता में एक बहुत ही सुंदर और म्यूजिकल पैटर्न बनाया है। तो संक्षेप में कहें तो इस कविता की खूबसूरती इन 4 चीजों में बसती है। पहली है इमेजरी, वो तस्वीरें जो कवि अपने शब्दों से बनाता है, जैसे स्टिल स्काई। दूसरी है सिंबलिज्म, जहां हंस सिर्फ पक्षी नहीं बल्कि टाइमलेस पैशन का प्रतीक हैं। तीसरा है कॉन्ट्रास्ट, कवि के दुखी दिल और हंसों के कभी बूढ़े ना होने वाले दिलों के बीच का फर्क। और इन सब से मिलकर बनता है कविता का मुख्य थीम, यानी समय का गुजरना और इंसान का नश्वर होना। तो आखिर में आपके लिए एक सवाल, ये हंस रहस्यमयी और सुंदर हैं। उनका ये टाइमलेस होना, ये कि उन पर वक्त का कोई असर नहीं होता, ये हमें हमारी अपनी जिंदगी के बारे में क्या बताता है? शायद ये हमें याद दिलाता है कि भले ही हमारी जिंदगी कुछ समय के लिए है, लेकिन प्रकृति की सुंदरता और उसका जोश हमेशा कायम रहता है। इस पर जरूर सोचिएगा।